नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। भारतीय किसान सत्यता, ईमानदारी और तपस्या की जीती जागती मिसाल हैं, जो कठिन मेहनत करके सूखी बेजान पड़ी धरती से संघर्ष करके उससे सोना उगाते हैं। कृषि ही उसकी शक्ति है और यही उसकी भक्ति है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आजकल खेती बाड़ी में रासायनिक दवाओं और उर्वरकों का प्रयोग काफी हो रहा है, जिसका दुष्प्रभाव न केवल मिट्टी और वातावरण पर हो रहा है बल्कि मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। इसीलिए अब कृषि वैज्ञानिक जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपको पंचगव्य बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में बताएंगे। तो देखिए इसे लेकर हमारी खास रिपोर्ट। पंचगव्य एक जैविक खाद या प्राकृतिक सामग्री से बनी हुई जैविक विकास उत्तेजक औषधि है, जो पौधे के विकास को बढ़ाने के साथ ही मिट्टी के उपयोगी जीवाणुओं की सुरक्षा करता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध है। प्राचीन समय में इसका उपयोग खेती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के साथ पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता था। पंचगव्य एक अत्यधिक प्रभावी जैविक खाद है, जो पौधों की वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। पंचगव्य का निर्माण देसी गाय के 5 उत्पादों से होता है, क्योंकि देसी गाय के उत्पादों में पौधों के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पर्याप्त व संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इसको बनाने की विधि पर। तो पंचगव्य को बनाने के लिए 5 किलोग्राम देसी गाय का ताजा गोबर, 3 लीटर देसी गाय का ताजा गौमूत्र, 2 लीटर देसी गाय का कच्चा दूध, 2 लीटर देसी गाय का दही, 500 ग्राम देसी गाय का घी, 500 ग्राम गुड़ और 12 पके हुए केले की जरूरत होती है। पंचगव्य बनाने की विधि। प्रथम दिन 2.5 किलोग्राम गोबर और 1.5 लीटर गौमूत्र में 250 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिलाकर मटके में डाल दें और ढक्कन अच्छी तरह से बंद कर दें। अगले 3 दिन तक इसे रोज हाथ से हिलाएं। अब चौथे दिन सारी सामग्री को आपस में अच्छी तरह से मिलाकर मटके में डाल दें। इसके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दें। अगले दिन इस मिश्रण को लकड़ी से हिलाने की प्रक्रिया शुरू करें और 7 दिन तक प्रतिदिन दोहराएं। इसके बाद जब इसका खमीर बन जाए और खुशबू आने लगे तो समझ लें कि पंचगव्य तैयार है। इसके विपरीत अगर खटास भरी बदबू आए तो हिलाने की प्रक्रिया 1 सप्ताह और बढ़ा दें। इस तरह पंचगव्य तैयार होता है। अब इसे 10 लीटर पानी में 250 ग्राम पंचगव्य मिलाकर किसी भी फसल में किसी भी समय उपयोग कर सकते हैं। आप इसे खाद, बीमारियों से रोकथाम, कीटनाशक के रूप में और वृद्धि कारक उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसे एक बार बनाकर 6 माह तक उपयोग कर सकते हैं। इसको बनाने की लागत 70 रुपए प्रति लीटर आती है। उपयोग विधि। पंचगव्य का उपयोग अनाज व दालों जैसे धान, गेहूं, मंडवा, राजमा आदि तथा सब्जियों में शिमला मिर्च, टमाटर, गोभी वर्गीय व कंद वाली में किया जाता है। छिड़काव के साथ खेत में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है। बीज उपचार से लेकर फसल कटाई के 25 दिन पहले तक 25 से 30 दिन के अंतराल में इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रति बीघा 5 लीटर पंचगव्य
150 लीटर पानी में मिलाकर पौधों के तनों के पास छिड़काव करें। पंचगव्य से बीज उपचार। बीजों के अच्छे अंकुरण के लिए किसान इससे बीज उपचार भी कर सकते हैं। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 500 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर बीजों पर छिड़काव करें और उसकी हल्की परत बीज पर चढ़ाएं। इसके बाद 30 मिनट तक छाया में सुखाकर बीजों की बुआई करें। पंचगव्य से पौधोपचार। इसके लिए 1 लीटर पंचगव्य के घोल में 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट मिलाकर घोल बनाएं। इसके बाद पौधशाला से पौध निकालकर घोल में डुबोएं और रोपाई करें। पौधारोपण या बुआई के पश्चात 15 से 20 दिन के अंतराल पर 3 बार लगातार छिड़काव करें। पंचगव्य का इस्तेमाल करते समय कुछ सावधानियां बरतना जरूरी होती है, तभी इसका फायदा मिलता है। जैसे पंचगव्य का उपयोग करते समय खेत में नमी का होना आवश्यक है। एक खेत का पानी दूसरे खेतों में नहीं जाना चाहिए। इसका छिड़काव सुबह 10 बजे से पहले तथा शाम 3 बजे के बाद करना चाहिए। पंचगव्य मिश्रण को हमेशा छायादार व ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। इसको बनाने के 6 माह तक इसका प्रयोग अधिक प्रभावशाली रहता है। टीन, स्टील और तांबा आदि के बर्तन में इस मिश्रण को नहीं रखना चाहिए। इसके साथ रासायनिक कीटनाशक और खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। पंचगव्य के प्रयोग से लाभ के बारे में चर्चा करें तो पंचगव्य भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार करता है। भूमि में हवा व नमी को बनाए रखता है, जिससे मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होती है। इसके प्रयोग से फसल में रोग व कीट का प्रभाव कम होता है। पंचगव्य सरल एवं सस्ती तकनीक पर आधारित है, साथ ही फसल उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में वृद्धि करता है। सबसे खास बात यह है कि इसका पर्यावरण पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। राज्य में जिन किसान भाइयों ने सिंघाड़े की रोपाई समय से की थी, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था में है और इस समय फसल में खरपतवारों की अधिकता, पोषक तत्वों की कमी और कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, जो कि फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इस समय फसल में कौन कौन से कार्यों को करना है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ अजीत कुमार। तो किसान भाइयों, जिन किसान साथियों ने आप सिंघाड़ा का खेती किए हैं, तो उनका अभी ये अवस्था होगा कि उनके खेत में खरपतवार आ रहा होगा, क्योंकि जो रोपाई का 35 दिन से 40 दिन में खरपतवार फिर से आना चालू होता है और हम लोग उसको तोड़ाई करते हैं। हर फसल की भांति सिंघाड़े की फसल में काफी खरपतवार उगाते हैं। ये खरपतवार फसल की बढ़वार में बाधा डालते हैं, साथ ही कई रोग और कीटों का प्रसारण फसल में करते हैं, जिससे फसल को काफी नुकसान होता है। चूंकि सिंघाड़ा एक अधिक पानी में उगने वाली फसल है, ऐसे में कई बार फसल में काई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके रोकथाम के लिए शुरुआती दौर में लकड़ी के साथ जाल बांधकर काई को निकालें और इसका अधिक प्रकोप होने पर चून का भुरकाव करें। तो किसान भाइयों, जिन खेत में आपको लगे खरपतवार है उसको हटा देना चाहिए। और एक बात और आता है कि किसान भाई, आपको एक बात और देखनी पड़ती है कि हमारा बारिश नहीं हो रहा है, तो उसमें पानी का भी मेंटेनेंस जरूरी है। जैसे 1 से 1.5 फीट पानी उसमें रहना चाहिए, तभी आप अच्छे से अच्छे आप फसल ले सकते हैं। और फिर देखने वाली बात ये आता है कि उसमें जो है कीड़ा लगता है, जिस कीड़ा को हम सिंघाड़ा भंग या लाल भंग के नाम से भी जानते हैं। तो उसका एडल्ट और लार्वा दोनों ही हमारे फसल के लिए हानिकारक होता है। तो लार्वा जो है उसको फसल को छेद कर उसके डंठल में घुस जाते हैं, जिससे क्या होता है, उस पत्ता को खा लेता है और वो हमारा सिंघाड़ा का पौधा नहीं तैयार हो पाता है।
तो ऐसे में हमारा बहुत ही लॉस होता है। तो इसके कंट्रोल के लिए आप जो नेचुरल विधि है, जैसे कि आपको लगे कि एक दो पौधा में है तो आप उस पौधा को डायरेक्ट आप अपने फील्ड से हटा लीजिए और कहीं दूर हटा दीजिए। और जैसे आप जैविक विधि से जाइएगा तो जो नीम का तेल है 5 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, जिससे कि आपका वो कीड़ा दूर हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो क्लोरोपाइरोफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप अपने खेत में छिड़काव कीजिए, निश्चित ही आपका जो कीड़ा है वो दूर हो जाएगा। सिंघाड़े की फसल में लाल खजूरा कीट का प्रकोप भी अधिक होता है। ये कीट पौधों में छेद कर अंदर ही अंदर फसल को खा जाता है, जिससे पौधों का बढ़वार रुक जाती है और पौधे गलना शुरू हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। फिर आता है बात बीमारी के बारे में। तो बीमारी भी हमारे फसल में बहुत अधिक नहीं लगता है, थोड़ा लगता है। एगो दहिया नामक बीमारी है जो पत्ते पर क्या होता है कि उजले उजले कलर का हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं और खाना नहीं बना पाते हैं, जिससे हमारा प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो किसान भाइयों, इसके कंट्रोल के लिए मनकोजेब 2 ml प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप छिड़काव कीजिए, तो बीमारी से भी आपका छुटकारा हो जाएगा। और जैसे भी है कि फर्टिलाइज़र का मात्रा अगर आप उसमें जो NPK का जो रेशियो है 19:19, तो आप उसमें जो 5 ग्राम प्रति लीटर वाटर में मिलाकर आप उसको दीजिएगा, तो हमारा मानना है कि आपका जो 10 से 15 तुड़ाई आप आराम से कर सकते हैं। सिंघाड़े की जल्द पकने वाली प्रजातियों की पहली तुड़ाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में और अंतिम तुड़ाई 20 से 30 दिसंबर को की जाती है। इसी प्रकार देर पकने वाली प्रजातियों की प्रथम तुड़ाई नवंबर के प्रथम सप्ताह एवं अंतिम तुड़ाई जनवरी के अंतिम सप्ताह तक की जाती है। सिंघाड़ा फसल में कुल 7 से 8 तुड़ाई की जाती है। तुड़ाई पूर्ण रूप से विकसित पके फलों की ही करना चाहिए। कच्चे फलों की तुड़ाई करने पर गोटी छोटी बनती है एवं उपज भी कम प्राप्त होती है। बाजार में मध्यम आकार वाले कम से कम 30 से 50 ग्राम वजन के फलों की मांग होती है, इसलिए फलों की तुड़ाई बाजार मांग को देखते हुए करें। ऐसा भी अवस्था है कि अब हम फसल तोड़ सकते हैं, तो तोड़ने की जब आएगी बात, जब हम फसल एक बार तोड़ लेते हैं तो मार्केट में उपलब्ध है जो NPK का जो रेशियो है जो 19:19 में है, कर आप अपने पौधे पर छिड़काव कीजिए हर तोड़ने के बाद, तो आपका फसल जो होगा बहुत ही अच्छा होगा और अच्छे से अच्छे आमदनी आप ले सकते हैं। और इसी तरह आप कीजिएगा तो आप 1 हेक्टेयर में कम से कम 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से आपका उत्पादन है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि अभी मौसम में बदलाव हो रहा है और जो किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हैं उनको अपने पशुओं की उचित देख रेख करने की जरूरत है, जिससे पशुओं का दूध उत्पादन बना रहेगा। तो इस बदलते मौसम में किस प्रकार से करें दुधारू पशुओं की देख रेख, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पूसा समस्तीपुर के डॉक्टर RK अस्थाना। जैसे कि बरसात का सीजन ख़त्म हुआ है और सर्दी का सीजन जस्ट अभी शुरू होने वाला है, इस स्थिति में पशुओं को देखभाल की बहुत खासी आवश्यकता होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि जब बरसात का सीजन होता है उस समय पेट के कीड़े वगैरह काफ़ी बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल सा जो हम लोग का तकनीक है उसमें कीड़े मारने की जो दवा हम लोग पशुओं में उपयोग करते हैं पेट के पैरासाइट का इंडो पैरासाइट अंतः परजीवी के लिए, वो एक बरसात के पहले देते हैं और दूसरा बरसात खत्म होने के बाद देते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप पशुपालक पशु को अभी तक कीड़े की दवा नहीं दिए हैं बरसात खत्म होने के बाद, तो अविलंब कीड़े की दवा देते हैं। दूसरा है कि जैसे जैसे सर्दी का मौसम आएगा, सर्दी बढ़ेगी, उस स्थिति में पशुओं को अपनी ऊष्मा को बरकरार रखने के लिए इनको हाई प्रोटीन मतलब अत्यधिक प्रोटीन, उच्च प्रोटीन युक्त और ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता पड़ती है। दुधारू पशुओं के आवास एवं आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं की
आवास की व्यवस्था किस प्रकार से करें, साथ ही पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा और 8 से 10 किलोग्राम सूखा चारा खिलाएं। इसके अतिरिक्त पशुओं को दाना, इस चीज़ का हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे पशु आहार को निश्चित रूप से पशुओं के भोजन में सम्मिलित करें। इस तरह से हम बनाते हैं कि जिसमें 25% प्रोटीन युक्त आहार हो, जैसे खली हो, और 75% में लगभग आप 2% उसमें खनिज लवण रखें और 1% नमक रखें। बाकी का जो आपका बच जाता है उसमें अनाज लगभग 30% से 40% अनाज रखें और बाकी में आप गेहूं का चोकर ले लें या राइस ब्रान ले लें। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो पशु आहार बना लेंगे और वो आहार आपका काफ़ी उच्च गुणवत्ता युक्त भी होगा। तो उस तरह का आहार दें। साथ साथ आपको मिनरल मिक्सचर पशुओं को नियमित रूप से देना पड़ेगा। साथ साथ नमक भी निश्चित रूप से आप 1 औंस करीब प्रति पशु आप नमक दें। तो इससे आपका पशु जो है काफ़ी स्वस्थ रहेगा और अच्छा उत्पादन में भी रहेगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उस स्थिति में पशुओं को रात में बिल्कुल खुले में न रखें। रात में पशुओं को बाड़े के अंदर रखें। पर्याप्त इस तरह से खिड़कियों वगैरह को सिर्फ 10 से 15% जो चारदीवारी का जो एरिया है उसमें ही खिड़की होनी चाहिए, बाकी का सारा कुछ उसमें बंद रखें। हाँ, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि क्रॉस वेंटिलेशन वायु का आना जाना ढंग से हो, बरकरार रखें। और एक चीज़ और ध्यान देना है कि पशुओं को सुबह और अत्यधिक ठंड में चरने के लिए नहीं भेजें। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, थोड़ी सी टेम्परेचर बढ़ेगी, उस समय ही पशुओं को चराने के लिए या फिर स्नान कराने के लिए ले जाएं। जैसे कि पशुपालक पशुओं को के ऊपर कुछ कपड़े वगैरह डाल देते हैं या जूट का बोरा का ओढ़ना ओढ़ा देते हैं, तो उस तरह के चीज़ों का अत्यधिक ठंड में निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। जहाँ तक बीमारी का सवाल है तो ये तो सीजन काफ़ी ठंड का जो मौसम है काफ़ी हेल्दी माना जाता है, लेकिन एक बीमारी पशुओं में ठंड के समय में आती है, वो खुरा मुहपक्का की बीमारी। तो ये जो नियमित टीकाकरण का समय होता है नवंबर दिसंबर के महीने में खुरा मुहपक्का बीमारी का टीकाकरण, तो उसका टीकाकरण अगर हम करा देते हैं तो इस बीमारी से पशुओं को हम बचा सकते हैं। इसके अलावा एक जैसे कि पुआल का हम लोग ये सीजन है, पुआल काफ़ी मात्रा में होता है, तो सीधे सीधे पुआल न खिला करके पशुओं को उसमें पुआल के साथ हरा चारा भी मिला करके देना चाहिए। सिर्फ पुआल नहीं खिलाना चाहिए। खास करके आप देखते हैं कि जो हमारे भैंस वंश के जो पशु हैं उनमें एक डगनाला नामक की बीमारी हो जाती है। वो अत्यधिक मात्रा में जो हम लोग पुआल खिलाते हैं उसका वो एक कारण है। तो इसका हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ पुआल ही नहीं खिलाएं बल्कि उसके साथ उच्च आहार शक्ति वाले आहार भी दें। और पुआल खिलाएं भी तो उसको उसमें मोल्डी मतलब उसमें गला सड़ा गला नहीं होना चाहिए, फफूंद लगा हुआ नहीं होना चाहिए। इसका आप पशुपालक अगर ध्यान रखते हैं तो आप पशुओं का स्वास्थ्य आप अच्छा रख सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव रामपुर, जिला अरवल के देवकांत ने। आपने मक्का की गहाई यंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज मैं आपको मेष शेलर के बारे में बताने जाऊंगी। शेलर, पहले तो ये जानना होगा कि मेष शेलर क्या होता है। मेष शेलर का मतलब होता है कि जो कॉब होती है, जो बाली होती है, बाली को मक्के के दाने को बाली से अलग करने के लिए एक इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है, यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि हम मेष शेलर बोलते हैं। तो आज जो मेष शेलर के बारे में जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेष शेलर मार्केट में कितने प्रकार के उपलब्ध हैं। तो बेसिकली जो हमारे मेष शेलर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो हाथ से ऑपरेटेड होता है, जिसको बोलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड मेष शेलर, और दूसरा होता है पावर ऑपरेटेड मेष शेलर। तो पहला जो होता है मैं उसके बारे में बताती हूँ। मैनुअल मेष शेलर वो जनरली ऑक्टागोनल शेप के होते हैं, जो कि मतलब उसके 8 सरफेस होते हैं। उसके अंदर आंतरिक सतह पे आपके फिन्स लगे होते हैं, जिसको कि कॉब जो होते हैं, जो हम इसको फॉलियस को हटा लेते हैं और फॉलियस को हटाने के बाद को हम रोटेट करते हैं। और
कॉब और जो मेष शेलर के आंतरिक हिस्से में जो फिन्स लगे होते हैं उसके घर्षण से और उसकी रगड़ से जो हमारे मक्के के दाने हैं वो कॉब से अलग हो जाते हैं और टूट के वो नीचे गिर जाते हैं। तो इस प्रकार के मेष शेलर हमारे मार्जिनल फार्मर जो छोटे किसान हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका जो कैपेसिटी क्षमता जो होती है वो 5 से 10 kg प्रति घंटे की होती है और इसमें हमारी कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और छोटे स्तर पे 300 से 400 रुपए में ये उपलब्ध है हमारे मार्केट में। दूसरा जो होता है पावर ऑपरेटेड मेष शेलर जो होता है वो हमारा किसी भी मोटर से संचालित हो सकता है जिसमें कि आपका 5 से 10 HP के पावर की रिक्वायरमेंट होती है और इसका जो कैपेसिटी होता है वो 5 से 15 क्विंटल प्रति घंटे की होती है। तो इसमें क्या करते हैं, इस वाले पावर ऑपरेटेड मेष शेलर में हमारा फॉलिएज हमारे जैसे उस हैंड ऑपरेटेड में हटाना होता है वैसे ही फॉलिएज को हम अलग करते हैं और सिलेंडर नुमा शेलर के अंदर कॉब को हमें घुसाना होता है। शेलर के आंतरिक सतह में पेक्स लगे होते हैं और सेम ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम हाथ से कॉब को घुमाते हैं, ये पावर से ड्रम को हम रोटेट करते हैं और कॉब का जो मूवमेंट होता है एक्सियल फ्लो मूवमेंट होता है जिससे कि फीडिंग साइड से शेलर को कॉब को शेलर के अंतिम हिस्से तक पहुंचाया जाता है और उससे जो घर्षण और रगड़ होती है उससे हमारे कॉब से मक्के के दाने अलग हो जाते हैं। और अगर बात करें हम कि अनुदान राशि कितनी उपलब्ध है इन सब इक्विपमेंट्स पे, यंत्रों पे, तो मैं बता दूं केंद्र सरकार की तरफ से 25% तक की अनुदान मिलती है जो कि 12,000 रुपये हम बोल सकते हैं मैक्सिमम, अगर 50,000 जैसे अगर उसकी राशि है तो, और राज्य सरकार की तरफ से भी 25% तक मिल सकती है। तो अगर हम दोनों की बात करें, दोनों को मिला के अधिकतम हम 50% तक की अनुदान राशि ले सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। टमाटर की उन्नत किस्में और रोपाई पर तकनीकी सलाह। धनिया की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।